हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवारिधि। आज हम मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइको एनालिसिस जो है वो कंसेप्ट सिगमंड फ्रॉइड का दिया हुआ है, जो वियना के एक चिकित्सक थे। इनका जन्म 1856 में हुआ और 1939 में ये मरण को प्राप्त हुए। सिगमंड फ्रॉइड ने मन का विश्लेषण करके मन के 3 स्तर बताए। पहला स्तर चेतन, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा अर्धचेतन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड। और तीसरा अचेतन, अचेतन मतलब अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन जो है वो मन का वह भाग है जिससे हम परिचित हैं, जिससे हम कहते हैं कि हाँ, स्टडी ऑफ माइंड की हम बात करते हैं या मन की हम अध्ययन की बात करते हैं। ये वो मन है जिससे हम परिचित हैं, जिसको हम जानते हैं कि हमारे मन में कोई बात चल रही है, उसका हम पर कोई असर पड़ रहा है। ये सब चीज़ें वही चेतन मन से रिलेटेड होती हैं। दूसरा आता है हमारा अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन जो है वो मन का वह भाग है जिससे हम तुरंत परिचित नहीं होते, मतलब हमारे चेतन मन से अलग होता है, एकदम से हमें चीज़ें उससे रिलेट नहीं होती, लेकिन कुछ साधारण साधनों की सहायता से इस मन को चेतना के स्तर पर लाया जा सकता है। जैसे किसी चीज़ के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं तो वो हमारे माइंड में आ जाती है, या हम तर्क शक्ति लगाते हैं तो हमें चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं, तो उसको हम अर्धचेतन मन कहते हैं। जैसे कोई बात होती है जिसको हमें नॉर्मली हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें ये कंसेप्ट याद नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई डिस्कशन चल रहा है तो हमारे माइंड में उससे रिलेटेड चीज़ें आने लगती हैं, तो ये अर्धचेतन मन में स्थित होती हैं ये चीज़ें। और अब तीसरा जो स्तर है वो है अचेतन मन। अचेतन मन का जो डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है फ्रॉइड ने, वो ये कहते हैं कि ये अचेतन मन जो है वो मन का वह भाग है जिससे ना तो हम स्वयं परिचित होते हैं और ना ही स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति आदि जो ये साधारण साधन है, इनसे इस मन में स्थित बातों को चेतना के स्तर पर लाया जा सकता है। मतलब हम भी इससे पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं और जो चीज़ें इसके अंदर स्थित हो गई हैं उनको साधारणतया हम चेतना के स्तर पर नहीं ला सकते। साधारण साधनों के द्वारा इनको याद नहीं किया जा सकता, जबकि अर्धचेतन मन की बातों को साधारण साधनों के द्वारा चेतना के स्तर पर लाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड के, मतलब अचेतन मन की कुछ विशेषताओं के ऊपर। सबसे पहला, ये जो है वो अनैतिक होता है। नैतिकता से अनकॉन्शियस माइंड का कोई लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अचेतन मन में ज़्यादातर वो बातें जाती हैं जिनको हम सोशली पूरा नहीं कर सकते, कुछ ऐसे थॉट्स जिनको हम किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, या हमारी ऐसी इच्छाएं जो सामाजिक रूप पे एक्सेप्टेबल नहीं हैं, वो सब कहाँ चली जाती हैं? अचेतन मन में चली जाती हैं। या तो सोशल प्रेशर की वजह से, या हमें खुद ये लगता है कि लोग हमें इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, या और कोई वजह है जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें अनैतिक होती हैं, क्योंकि जो चीज़ें नैतिक होंगी उनको हम चेतना के स्तर पर रख के उनकी पूर्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तर्क विरुद्ध होती हैं। इनको तर्क की शक्ति को कोई स्थान नहीं दिया जाता अचेतन मन में, क्योंकि तर्क से किसी भी बात को समझने के लिए अचेतन मन एग्री नहीं होता है। नेक्स्ट इज समाज विरोधी। ये सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता। नेक्स्ट, इस पर निषेधों का कोई प्रभाव नहीं होता। कोई भी चीज़ जिसका निषेध किया गया है उसका अचेतन मन पर कोई प्रभाव नहीं है। हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते, इसलिए कहीं जाकर वो हमारे अचेतन मन में स्थित हो जाती हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट इज विरोधी तथा प्रतिकूल संवेगों को शरण देता है। अचेतन मन जो है वो एक ऐसा स्थान है, हम ये कह सकते हैं कि डंप यार्ड की तरह कहा गया, कि जो भी चीज़ें हम नॉर्मल अपनी लाइफ में पूरी नहीं कर सकते वो एकत्रित करके हम उसको अचेतन मन में वो हमारे सेटल डाउन हो जाती हैं, और हम उन्हें यदा कदा हमारे बिहेवियर में वो कभी दिखाई देती हैं, लेकिन हम उन्हें सामान्यतः उसको अपने बिहेवियर से रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं। ये अचेतन मन जो है वो मन का बहुत बड़ा भाग है, और यही कारण है कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। और ये निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बना है,
जैसे हमने पहले बात की कि वो इच्छाएं जिनको हम किसी भी कारण से पूरा नहीं कर पाते हैं वो अचेतन मन का भाग बन जाती हैं। भूली बिसरी यादें, कोई दोस्त है, किसी की मृत्यु हो गई या हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो हमें लगता है कि हम उसको भूल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाके हमारे मन में स्थित हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी दुखपूर्ण यादें, कोई भी हमारे साथ ऐसी घटना हुई जिसके कारण हम दुखी हुए, वो भी अचेतन मन में ही जाके विराजमान हो जाती हैं। एंड अपूर्ण इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जिनको हम किसी भी कारण से पूरा नहीं कर सकते हैं, कोई भी उसमें समस्या है, इस कारण से वो अचेतन मन का भाग बन जाती हैं। और दबी हुई प्रवृत्तियाँ, ये प्रवृत्तियाँ भी जिनको हम विकसित नहीं होने देते कुछ भी कारण के वजह से, वो सब भी हमारे अचेतन मन का भाग बन जाती हैं। अब बात करते हैं कंसेप्ट की। कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व की जो धारणा है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी, उनके अनुसार व्यक्तित्व के 3 पक्ष होते हैं। पहला है पशु प्रवृत्ति, मतलब इड। पशु प्रवृत्ति कह सकते हैं, ये अनैतिक होती है, अतर्कवादी होती है, कोई भी तर्क नहीं स्वीकार करती, अचेत होती है। इससे मनुष्य का पाश्विक स्वभाव भी कहा जाता है। और पाश्विक स्वभाव क्या होता है? पाश्विकता से मतलब यहाँ पे है कि जब तक हम किसी बालक को अच्छे से पढ़ा लिखा कर सामाजिक प्राणी नहीं बना देते, तब तक जो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियाँ होती हैं वो पशु के समान होती हैं। उसकी जो अपनी इच्छाएं हैं, जो उसको काम करना है, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो ये इड वाली फीलिंग होती है, उसे सिर्फ संतुष्टि चाहिए, अपनी संतुष्टि होनी चाहिए। जैसे बच्चा है वो हमेशा ये कहता है कि चांद मेरे लिए है, सूरज मेरे लिए है, मम्मी मेरे लिए है, पापा मेरे लिए है, घर की सारी चीज़ें मेरे ही लिए बनी हुई हैं। तो ये क्या है? इड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अहम की। ये अहम जो है वो स्वचेतन है, जो अभी इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन है पराअहम, इसको हम सुपर ईगो कहते हैं। ये सामाजिक शक्ति या नैतिक जीवन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। हम इसको कह सकते हैं कि ये इड का कम्प्लीटली ऑपोजिट कंसेप्ट है, जहाँ पर व्यक्ति अपने सुख साधनों को छोड़कर सेक्रीफाइस करता है समाज के लिए या अपने नैतिक आचरण के लिए। तो इड में सिर्फ अपना अहम, अपनी चीज़ें दिखाई देती हैं। और पराअहम की हम जब बात करते हैं तो उसमें त्याग को सर्वोपरि रखा जाता है। और अहम की जो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अहम क्या है? इन दोनों के बीच में जो इड और सुपर ईगो है, इन दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करती है, उसको हम अहम कहते हैं। अब एक बार इसकी विशेषताओं को और डिटेल में समझ लेते हैं। इड जो है वो स्वार्थी होती है, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ अपनी चीज़ें दिखाई देती हैं। मानव में पशु प्रवृत्ति कहलाती है। ये अचेतन मन में स्थित होती है, साथ में मानसिक ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि हमें अपनी आवश्यकताएं जो है, हमारी नीड्स हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी विशेज़ हैं, वो हमें कुछ भी काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो ये हमारी ऊर्जा का मेन स्रोत होती हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होती है, आपको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, ये सब चीज़ें बच्चे में अपने आप से होती हैं। तो जन्म के साथ उत्पन्न होती है। और स्वांतः सुख इसका परम लक्ष्य होता है। सुख चाहिए, निरंतर सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। जैसे अगर बच्चे को भूख लगी है, वो रो रहा है, तो उसका मोटिव सिर्फ ये है कि आप उसको दूध दे दें। अगर आप किसी काम में बिजी हैं या आप कुछ कर रहे हैं, उसको उन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। वो तब तक रोता रहेगा, आप उसको कितना भी समझाएं, या उसको कोई खिलौना चाहिए आप उसको मना भी करें तो उसको नहीं समझना, क्योंकि सिर्फ सुख की प्राप्ति उसका लक्ष्य होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है वो इड से पूर्णतः विपरीत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, त्याग की भावना जो होती है वो सर्वोच्च होती है। यहाँ पर सिर्फ त्याग की बातें की जाती हैं। और ये अचेतन मन में ही स्थित होती हैं, सामाजिक होती हैं और कुछ वर्षों में विकसित होती है। इड जो है वो जन्म के साथ मिल जाती है, लेकिन जो पराअहम की स्थिति है वो कुछ वर्षों में विकसित होती है व्यक्ति में। इसका उद्देश्य समाज कल्याण होता है। और सिद्धांत इसका क्या है? निपुणता। व्यक्ति में या किसी भी चीज़ में परफेक्शन की तलाश ये करते हैं। और आदर्शवादिता इसका मेन लक्ष्य होता है कि हर चीज़ आदर्शवादी होनी चाहिए, जो बेस्ट है वही होना चाहिए। अब देखते हैं ईगो को। ईगो क्या है? यथार्थ है, रियलिटी है। ना ही ये पाश्विकता में विश्वास रखती है, ना ही बहुत ज़्यादा
हम बात करें कि सामाजिकता, नैतिकता या बहुत ऊपर के जो कंसेप्ट्स होते हैं, त्याग, ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती, ये यथार्थ में विश्वास करती है। इन दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करती है, इड में और सुपर ईगो में। इसका विकास भी इड से ही होता है। पहले व्यक्ति जो है वो हमेशा पाश्विक प्रवृत्ति में रहता है, उसके बाद वो जो यथार्थ चीज़ें हैं उनको जानता और समझता है। ये भी अचेतन मन में ही स्थित रहती हैं। इनका लक्ष्य है विवादों से उबरना। जो विवाद होते हैं, जो हम कह सकते हैं विवाद किसके मध्य, इड में और सुपर ईगो के बीच में जो विवाद होते हैं, उन विवादों से उभरना और उन दोनों बातों के बीच में समायोजन करके एक कोई अच्छा रास्ता निकाल लेना ईगो का काम होता है। अब साइको एनालिसिस के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं हमारे, या टेक्निक्स यूज़ होती हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सम्मोहन। सम्मोहन करके आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, मूवीज़ में भी कई बार दिखाते हैं कि हम सम्मोहन करके उसको हिप्नोटाइज़ करके उसके मन की बातों को लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसको पीछे ले जा रहे हैं उसके जीवन में, जिससे कहीं कोई ऐसी घटना हुई है जिसके वजह से व्यक्ति का व्यवहार जो है वो अनएक्सेप्टेबल हो गया है या डिप्रेशन में चला गया है। उसकी वजह से उस कारण को ढूंढने के लिए ये सम्मोहन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शब्द साहचर्य। शब्द साहचर्य में कुछ अलग अलग शब्दों को बोला जाता है और व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि उन वर्ड्स को सुनते ही जो वर्ड उसके दिमाग में आता है वो उन वर्ड्स को व्यक्त कर दे। जैसे ही वो व्यक्ति वर्ड बोलेगा उस वर्ड को नोट कर लिया जाता है। इस तरह से स्वप्न विश्लेषण, उससे सपने पूछे जाते हैं और उन सपनों का विश्लेषण किया जाता है। स्वतंत्र कथन, कुछ चीज़ों के विषय में कथन, फ्री स्टेटमेंट करने की बात की जाती है। कोई भी चीज़ देखी उसके विषय में आप अपने भावों को व्यक्त कीजिए। ऐसे ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका हम प्रयोग साइको एनालिसिस में करते हैं। इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जो व्यक्ति है, जो इफेक्टेड व्यक्ति है हमारा, हम इसमें पेशेंट कह सकते हैं उसको, जो सब्जेक्ट है हमारा, उस सब्जेक्ट के साथ पहले एक बहुत अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया जाता है, घनिष्ठता स्टैब्लिश कर ली जाती है। उस घनिष्ठता के बाद उसके साथ अधिक मैत्री का संबंध स्थापित कर लिया जाता है, जिससे वो हमारी प्रेजेंस में किसी भी बात को छुपाए नहीं, हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाए। उस कंफर्टेबल स्थिति को प्राप्त करने के बाद जो आपको ऊपर हमने वर्णित की हैं कुछ टेक्निक्स, उन टेक्निक्स में से ज़रूरत के अनुसार टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। उन प्रयोगों के आधार पर जो प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं उन्हें देखकर समझकर नोट कर लिया जाता है और उनके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है और उसके व्यवहार में जो प्रॉब्लम है उसके कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि जो हमारा साइको एनालिसिस कर रहा है, मनोविश्लेषक है जो हमारा, उसने जो ये घनिष्ठ संबंध स्थापित किया था सब्जेक्ट के साथ, उस घनिष्ठता को ख़त्म करना भी ज़रूरी होता है। नहीं तो कभी कभी ये भी नेगेटिविटी में रिज़ल्ट कर जाता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है मनोविश्लेषक पे, तो वो भी दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके मेरिट्स के ऊपर। तो सबसे पहला कि व्यक्तित्व की समस्या को गहराई से समझने की सूझ ये हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इस विधि से कोई भी हमारे व्यवहार में परेशानी है, मान लीजिए हमने बात की कि डिप्रेशन की परेशानी है या व्यक्ति के व्यवहार में कोई अचानक से चेंज आ गया है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम सामान्य रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए ये विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती है। व्यक्तित्व के विकास में बचपन के अनुभवों को स्थान देती है, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारे अनुभवों का एक मिला जुला रिजल्ट होता है। तो बचपन के अनुभव भी उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। उन अनुभवों को इस विधि में पूरा स्थान दिया जाता है। इस विधि में बालकों के संवेगात्मक खिंचाव को दूर करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर भी बल दिया गया कि बच्चों को खेलने कूदने के अवसर मिले, अपनी बातों को अभिव्यक्ति देने के अवसर मिले, तो बहुत हद तक उनमें संवेगात्मक खिंचाव नहीं होंगे। एंड लास्ट इज मानसिक विकारों का पता लगाने के बाद उनका उपचार भी किया जाता है। तो ये एक उपचारात्मक विधि भी है। अब इसकी लिमिटेशंस या सीमाओं के ऊपर हम एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली इसकी जो सीमा है वो ये है कि इस विधि में बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है। पहले एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है, उसको अपनी प्रेजेंस में हमें कंफर्टेबल फील कराना है, फिर अलग अलग विधियों का इस प्रकार से प्रयोग करना है कि उसको समझ भी ना आए और वो सब चीज़ें हमें बता दे। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। साथ ही बहुत महंगी विधि है। जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उनको हमें सेटअप अरेंज करने में भी टाइम लगता है।
और साथ में अनुभवी मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। जो भी डिस्क्रिप्शन वो हमें देगा उनको हम नोट कर सकते हैं, लेकिन उनका सही रूप से विश्लेषण करने के लिए हमें एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। उसकी अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत हद तक गलत भी हो सकते हैं। देन निष्कर्षों की वैज्ञानिक ढंग से पुष्टि नहीं हो सकती। यहाँ पर डिपेंड करता है हमारे मनोवैज्ञानिक के ऊपर, वो किसी भी चीज़ को कैसे परसीव कर रहा है, कैसे समझ रहा है। यदि उसने किसी चीज़ को गलत समझा तो हो सकता है कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो अफेक्टेड हो जाएं, कहीं पर उनमें सार्थकता ना हो। एंड लास्ट पॉइंट इज, यह विधि गंभीर मानसिक रोग जैसे असाध्य उन्माद, साइकोसिस जिसको कहते हैं, उस तरह के व्यक्तियों के ऊपर लागू नहीं हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना